सारण गुरु की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ जीव विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने प्रयास किया था कि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, जिसकी वजह से ये लास्ट वीडियो आज होगा। बिल्कुल कंफर्म है कि ये लास्ट वीडियो है इस फर्स्ट चैप्टर का। तो लास्ट वीडियो है, हमको बेसिकली 3 टॉपिक यहाँ कवर करने हैं। एक तो पार्थेनोकार्पी है, एपोमिक्सिस है और इसके साथ पॉलीइम्ब्रियानी है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस और तीसरा टॉपिक जो होगा वो है पॉलीइम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी। ये 3 टॉपिक्स हैं। पार्थेनोजेनेसिस, इसकी जो हिंदी है वो है अनिषेक जनन। एपोमिक्सिस एक बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है, ये है असंग जनन। असंग जनन, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए टर्म्स हैं। प्रोसेस भी सिमिलर है, कैसे क्या है इसको बात करेंगे। और पॉलीइम्ब्रियानी बहुभ्रूण, वो स्थिति बहुभ्रूण। ये 3 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस दोनों को देखते हैं, पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस, और निषेक जनन और संग जनन। दोनों में एक फीचर जो कॉमन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं वास्तविक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। वास्तविक निषेचन की प्रक्रिया जो हम बात कर रहे थे अभी तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फीचर था कि जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो लैंगिक प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो क्या है, तो वो प्रक्रिया है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के केस में होता क्या है कि मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और ये फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, यानी कि युग्मनज बनेंगे और यही युग्मनज आगे विकसित होकर नए जीव की संरचना करते हैं। इस बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो जब ये प्रक्रिया होगी तो ये क्या होगा, ये वास्तविक लैंगिक प्रजनन कहा जाएगा। और सामान्य रूप से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, जहाँ पर कि लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है।
क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। निषेचन पूर्व की घटनाएं, जहां पर कि युग्मक तैयार होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं, और उन जनन अंगों में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें कि युग्मक कहते हैं। तो ये पूर्व की घटनाएं होती हैं। और इसके बाद इन दोनों गैमेट्स का, युग्मकों का मिलन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मक बना और यही युग्मक आगे चल के नया जीव बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी बातें सामान्य तौर पर हम जानते हैं। पौधों में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोगों ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सामान्य तौर पर पुष्पीय पादपों की बात की, तो यहाँ पर भी सामान्य प्रक्रिया तो यही है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पौधों में निषेचन तो होगा, लेकिन ये कैसा होगा? दोहरा निषेचन होगा। दोहरा निषेचन होगा और इस दोहरे निषेचन में 2 संरचनाएं बनेंगी। वो संरचनाएं कौन होती हैं? तो पहला तो बनता है जो वो होता है भ्रूणपोष। और दूसरा बनेगा भ्रूण। जो भ्रूणपोष है उसका काम क्या है कि ये भ्रूण का पोषण करता है। जो भ्रूण विकसित होगा तो उसका पोषण कौन करेगा? ये भ्रूणपोष करेगा। प्लांट्स की कंडीशन में हम लोगों ने यही बात की थी कि पौधों में भ्रूणपोष होंगे और भ्रूण होंगे। भ्रूणपोष का क्या काम है? ये भ्रूण को पोषण देता है। क्लियर? ये तो सारी बातें किस कंडीशन में हुई? जहां पर कि रियल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये दोनों कंडीशन क्या है? इन दोनों स्थितियों में जो वास्तविक निषेचन है, ये वास्तविक निषेचन जैसी कोई घटना ही नहीं होती। हेलो, गौर करेंगे कि और निषेक जनन और असंग जनन दोनों कंडीशन में, ये दोनों टॉपिक बुक में अलग अलग जगह पर दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्रीगेट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये दोनों चीजें कौन कौन सी घटना है? पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस। वो घटनाएं हैं, वो परिस्थितियां हैं जबकि नए फल, यहां पर कौन है? तो फल है और यहां पर क्या है? बीज है। तो नए फल और बीज का निर्माण बिना वास्तविक निषेचन के जब हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। जब फल बनता है और जब बीज बनता है तो उसको असंग जनन कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो सीधा सा हम क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अनिषेक जनन वह जनन है, वह प्रक्रिया है जिसमें कि बिना वास्तविक निषेचन के हुए ही नए फल का निर्माण हो जाता है, नया फल आ जाता है पौधों पर। तो वो क्या हो गया? वो पार्थेनोजेनेसिस हो गया, पार्थेनोकार्पी। और इस तरह के बनने वाले जो फल होंगे वो कहे जाएंगे पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स, फल। अनिषेक जनित फल, ये अनिषेक जनित फल है। तो यहां पर वास्तविक निषेचन नहीं हुआ और निषेचन नहीं हुआ लेकिन फल बन गया। अब यहाँ एक
चीज और आ जाएगी। क्या होगा फायदा कि इस तरह के फलों में बीज नहीं होंगे, इस तरह के फलों में बीज नहीं लगते, इस तरह के फलों में बीज नहीं होते। और ये परिस्थिति इसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक तो आपका अंगूर है, आप सब खा रहे होंगे, और केला, ये दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है जहां पर कि फलों में बीज नहीं होते, फल तो लगते हैं। और ये प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस है। अब इस पार्थेनोजेनेसिस के केस में फल बना। अब इसी तरह जो प्रक्रिया है दूसरा जो नाम है एपोमिक्सिस या असंगजनन। तो असंगजनन के केस में वह प्रक्रिया जिसमें कि बिना निषेचन के ही बीज की संरचना हो गई, तो वो एपोमिक्सिस है या असंगजनन कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हम सामान्यतः एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, जहां पर कि कुछ इस तरह की संरचना होती है। यह याद पड़ रहा। तो इस कंडीशन में जो ये केंद्रीय हिस्सा है, सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन में होता क्या है, याद पड़ रहा, यहाँ पर न्यूसेलस भरे होते हैं, न्यूसेलस भरे होते हैं। इस आउटर और इनर इंटेगुमेंट के, आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति जो है, और इसके केंद्र में जो है वो न्यूसेलस है। और ये हमने पढ़ा है कि इसी न्यूसेलस के सेंटर में से एक सेल डेवलप होती है और वही सेल बन जाती है क्या, एम्ब्रियो सैक। यहां पर ये प्रक्रिया होगी जब एम्ब्रियो सैक बनेगा न्यूसेलस से, तो यहां पर कैसे बनेगा, यह मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनेगा। क्लियर है। अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर इस कंडीशन में, एपोमिक्सिस के केस में, असंगजनन की स्थिति में ये यहां पर मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, और मियोसिस न होकर न्यूसेलस की ही एक सेल में माइटोसिस हो जाएगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ये हमको समझ लेना होगा कि ये होगा क्या केस। तो समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो सेल तो द्विगुणित हुई रह गई, और जब वो कोशिका द्विगुणित रह जाएगी तो इस कंडीशन में यहां पर अगुणित कोशिकाएं तो आई नहीं, यहां पर अगुणित कोशिकाएं तो आई नहीं। उसी में से जो कोशिका विकसित होगी थोड़ी सी न्यूसेलस सेल की, न्यूसेलस के रीजन की, वही डेवलप हो जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन हुए ही ये कोशिका विकसित होती जाएगी, और ये कोशिका बन जाएगी क्या, तो बीज बन जाएगी। यही प्रक्रिया कही जाती है एपोमिक्सिस या असंगजनन। बहुत सारे अनाजों में ये प्रक्रिया जो है असंगजनन की प्रक्रिया या एपोमिक्सिस की प्रक्रिया होती है। इट इज क्लियर। ये दोनों सिमिलर है, यहाँ फ्रूट्स बन रहा है, यहाँ पर सीड बन रहा है, बस अंतर यही है। दोनों में एक बात हमको याद रखना होगा कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, वास्तविक निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। इज इट क्लियर।
और यहां पर बीज बन जाएंगे और यहां फल बनेंगे। ये क्लियर होना चाहिए। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन। अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? एक बात क्लियर है कि एक ओव्यूल में, इस संरचना को भी रखते हैं, एक ओव्यूल में सामान्य तौर पर क्या होगा, एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, हम यही जानते हैं। तो मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो गई। लेकिन बहुत बार बहुत सारे पौधों में क्या होगा कि एक से ज्यादा एक एम्ब्रियो सैक बन, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक एक नहीं रह जाएगा। इस एम्ब्रियो सैक में फिर माइटोटिक डिवीजन होंगे और इस विभाजन के पश्चात यहां पर एक से ज्यादा झुंड बन जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमारे सामने याद पड़ रहा है, ये संतरे के केस में, साइट्रस फ्रूट्स में ये केस पाया जाता है। एक सीड को अगर हम क्रश करके देखें तो हमें लगता है कि एक ही सीड है, एक बीज है, लेकिन उसमें एक बीज नहीं होती, कई बीज एक साथ एक झुंड में इकट्ठे पड़े होंगे। तो ये कंडीशन है बहुभ्रूण की कंडीशन कि वेयर इज मोर देन एक से, वह स्थिति जब एक से ज्यादा भ्रूण एक बीज में उपस्थित है। सीड क्या है? सीड तो ओव्यूल है, ये पूरी संरचना सीड है। ये गौर करिएगा, ये पूरी संरचना सीड है, ओव्यूल, जहां पर कि हम देख रहे हैं, मालूम है हमको कि ये बाहरी इंटेगुमेंट है, ये आंतरिक इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, इंटरनल इंटेगुमेंट, इसके बाद ये न्यूसेलस था। ये सारी संरचनाएं तो है, बीज है, बीज एक है, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, ये भ्रूण की जो संरचना है, वो भ्रूण की संरचना मल्टीपल हो गई, मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियो हो गए। तो जब मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियो हो गए आते हैं तो वो कंडीशन क्या कही जाती है? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही। आज के यही 3 टॉपिक थे छोटे छोटे, पार्थेनोजेनेसिस, एपोप्टोसिस और पॉली एम्ब्रियोनी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि एडिशनल है, हमारी बोर्ड के बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। बीजों का अंकुरण कैसे होता है? हम सामान्य तौर पर बात करते हैं अंकुरण की। जब बीज बना और बीज को जब हम बोते हैं तो बोने के बाद बीजों का अंकुरण होना आवश्यक है। बीजों का अंकुरण, अच्छे, इस अंकुरण के पहले हम ये जान चुके हैं कि बीजों की एक स्थिति आती है, बीज जब पौधा मैच्योर हो जाता है, बीज मैच्योर नहीं होता, हम कहते हैं कि फसल पक गई है और फसल की हम कटाई करते हैं तो तुरंत ही बीज तैयार नहीं हो जाते, ये आवश्यक नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक अवस्था रहती है बीजों की जिसको हम कहते हैं, कल हम लोग बात किए थे, सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था होती है बीज की, दैट इज द डार्विन्सी। डार्विन्सी की स्थिति है
जहां की बीज अंकुरित नहीं होते। लेकिन जब बीज अंकुरित होंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, उसके लिए अंकुरण में हिस्सा कौन लेगा? तो अंकुरण में सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो किसकी है? तो भ्रूण की है भूमिका। ठीक है, भ्रूण की एक सामान्य संरचना हम देख लेते हैं। सामान्यतः भ्रूण बीज के साथ, बीज में भी किसके साथ? बीज पत्र के साथ, कॉटिलेडन के साथ ये जुड़ा होता है। और जहां पर ये जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसको हम कह सकते हैं भ्रूण अक्ष है। भ्रूण अक्ष है। इस भ्रूण अक्ष के द्वारा ये पूरा हमारा क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो है, भ्रूण है। ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के साथ, बीज पत्र जिसको बोलते हैं, बीज पत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस भ्रूण के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक तो होगा प्लूमूल और दूसरा होगा रेडिकल। रेडिकल और ये है प्लूमूल। ये हमको मालूम है कि ये प्लूमूल सूट बनेगा और ये रेडिकल रूट बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इनके बीच में, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल के बीच में, एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्लूमूल के बीच में जो जगह है, जो स्ट्रक्चर है, उनके भी कुछ नाम है। ये हाइपोकोटाइल है, जो नीचे है ये हाइपोकोटाइल कहा जाता है। ये ऊपर जो है इसका नाम एपिकोटाइल है। तो जब अंकुरण की प्रक्रिया होगी तो अंकुरण की प्रक्रिया में ये दोनों संरचनाएं एक साथ नहीं डेवलप होंगी। इलोंगेट, लंबा होना जो प्रक्रिया है लंबे होने की, तो या तो एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा या तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा। शुरुआती दौर में ये ध्यान देंगे, अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों एक साथ विकसित नहीं होंगे, एक कंडीशन। दूसरी बात अब हम करते हैं, या तो एपिकोटाइल विकसित होगा या तो हाइपोकोटाइल विकसित होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे अंकुरण के दो प्रकार हो गए। दो प्रकार, अंकुरण के दो प्रकार होते हैं। अंकुरण के प्रकार दो हो गए। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा? जब एपिकोटाइल बड़ा होगा, इलोंगेट करेगा, तो उसको कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल अंकुरण। जब हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा तब उसको कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन। तो ये क्या हो गया? हाइपोजियल अंकुरण, और ये हो गया एपीजियल अंकुरण।
एपीजीएल। अब यहां जो विरोधाभास है इसको क्लियर कर लो। एपीजीएल कब होगा? जबकि ये हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा, ये बड़ा होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लियर होगा कि एपीजीएल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? अब यहां पर हम देखते हैं, ये मान लिया कि ये सीड है, बड़ा सा थोड़ा सा बना लिया, ये सीड है और सीड का ये पूरा कॉटिलेडन है। सीड को और बड़ा कर लेते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, आप समझने के लिए सिर्फ इसको देखिए। तो ये दो इसके कॉटिलेडन है, एक डाइकॉट सीड हमने ले ली। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट है कौन सा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ये जुड़ा हुआ है और जब हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा तो क्या कंडीशन होगी? ये पूरा कॉटिलेडन अपनी जगह पर रहेगा कि ऊपर उठ जाएगा? मिट्टी में है तो अनुमान करके बताइए। बिल्कुल सही। जब ये हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा तो ये चूंकि यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस पर इस कॉटिलेडन से जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे कॉटिलेडन को धक्का मार के सॉइल के ऊपर कर देगा, मिट्टी से ऊपर कर देगा। तो कॉटिलेडन भी पुश होकर मिट्टी के ऊपर चला जाएगा और बाहर जाकर ये प्लूमूल फिर डेवलप करेगा सूट में। पहले ये रूट एरिया, दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये कॉटिलेडन को ऊपर पुश कर देगा। तीसरा क्या कि इसमें रूट रीजन पहले ग्रो करेगा और सूट रीजन बाद में ग्रो करेगा। किस केस में? तो एपीजीएल जर्मिनेशन में। ठीक इसके उल्टा हाइपोजीएल में ये एपिकोटाइल इलांगेट करेगा, ये वाला पोर्शन इलांगेट करेगा। ये पोर्शन इलांगेट करेगा, एपिकोटाइल का पोर्शन। और ये पोर्शन जब इलांगेट करेगा, बड़े लंबा होगा, तो वो कहाँ है? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होने की वजह से ये खींच के लंबा हो गया है और एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच्ड ये कॉटिलेडन है जो कि नीचे का रह गया, जो कहते हैं। तो इस केस में हाइपोजीएल कंडीशन में क्या हुआ? पहला कि एपिकोटाइल इलांगेट किया, दूसरा कॉटिलेडन सॉइल में एज इट इज रह गए और ये सूट रीजन पहले ग्रो किया। ओके। और सूट रीजन के ग्रो करने के बाद ये फिर रूट रीजन भी डेवलप करेगा, हाइपोकोटाइल भी इलांगेट करेगा और कॉटिलेडन शुड बी पेरिश ऑफ इन द सॉइल। ये कॉटिलेडन मिट्टी में ही रह के सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो गई जर्मिनेशन ऑफ सीड की, बीजों में अंकुरण। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन देखिए और लाभ उठाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग ऑफ द वीडियो।